इनके अलायंस बोलते हैं कि सनातन का उन्मूलन करो, ये बोलते हैं हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इनके स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हैं, ये बोलते हैं हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ये जनेऊ पहन के घूमते हैं, हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ये सिखों के ऊपर आतंक करते हैं, टायर जलाज गले में डाल के सिख समाज को 1984 में जो इन्होंने त्राहिमाम किया, ये आज भूल गए हैं कि खालिस्तान को जन्म देने वाले ये लोग ये धर्म की राजनीति की बात करते हैं। भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है, उसके बाद भी अगर ये झुंझुने की बात करते हैं तो अगर उनको झुंझुना भी मिल रहा है तो वो खुश होकर ले रहे हैं, इनके पेट में कोई तकलीफ हो रही है। इनके समय में केवल स्कैम, चाहे DLF का स्कैम हो, चाहे LIC का स्कैम हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे नेशनल हेराल्ड हो, दुनिया भर के स्कैम करके इन लोगों ने अपनी सत्ताएं बनाई, अपनी संपत्ति बनाई। मुझे तो ये बता दें कि मोदी योगी ने कौन सी संपत्ति बनाई, उसके बावजूद पूरा फेक नैरेटिव इकट्ठा कर दिया गया। अकेले बीजेपी के पास उतनी सीटें आई हैं जहाँ पे पूरा घटक दल, जिनके पीछे जॉर्ज सोरोस लगा हुआ था, जिनके पीछे खालिस्तानी लगा हुआ था, आज हम अत्याधुनिक आधार के निर्माता आत्मनिर्भर भारत बन चुका है। जहाँ हम इंपोर्ट करते थे, आज हम हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो पनडुब्बियाँ हों। आज न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक पावर में हम सर्वश्रेष्ठ हो चुके हैं। आज नासा और इसरो का गठबंधन हो चुका है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मैंने बताया, ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल इंडस्ट्री, स्किल इंडिया, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम, ओवरऑल आप देखें डिजिटल इंडिया, UPI ट्रांजैक्शन, इनके समय टेक्नोलॉजी हम हायर करते थे, आज भारत की टेक्नोलॉजी बाहर के देश मांग रहे हैं। मैम, जैसे एक तरफ जो है मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का हमला हो रहा था, क्या विचार रखती हैं इस पर? इस पे विचार मेरे को जनता के विवेक के ऊपर मेरा प्रश्न ज़रूर है कि जनता को एक चीज़ से जागरूक होना चाहिए कि ये हिंदू धर्म के जो श्रद्धालु हैं, जो हमारे तीर्थयात्री तीर्थ स्थान पे दर्शन करने जाते हैं, अभी आपने मुझे बताया ये वाला कांड हुआ 8 मई को नूह में भी लौटते हुए, वृंदावन से लौटते हुए श्रद्धालुओं की बस जो है उसमें आग लग गया था। 31 मई को हाथरस में जम्मू कश्मीर में शिवखोड़ी के ओर बस जो जा रही थी वो खाई में गिर गई थी। रियासी का मामला आया, फिरोजाबाद में प्रयागराज के हाईवे पे बस पलटी थी। ये मैं ज़्यादा पुराने नहीं, पिछले 6 महीने का कुछ आंकड़े बता रही हूँ, आप गूगल पे जाएंगे आपको सारा आंकड़े मिलेगा। 12 जून को उत्तरकाशी में श्रद्धालुओं की बस करी थी, 12 अप्रैल को कांगड़ा हिमाचल में करी थी। कभी इन बसों के आगे बाइक सवार आ जाता है, कभी बच्चे आ जाते हैं, कभी इन बसों में अचानक से आग लग जाती है। तो ये सोचने की बात है कि खाली हमारे हिंदू के जो तीर्थयात्री हैं उन्हीं की बसों में आग क्यों लगती है, उन्हीं की बसें खाई में घुसती, और ये बच्चे और ये जो बाइकें हैं ये आ जाती हैं या भेजी जाती हैं। ये सोचने की बात है। जिस प्रकार से हमारे रामनवमी के जो जुलूसों के ऊपर पत्थरबाजी होती थी, तो कहाँ भारत आज जब लोकतंत्र तीसरी बार 10 साल मोदी जी की सरकार हो गई, आज उसके बाद ये हिंसाएं कम हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद अब जब कहीं ना कहीं बहुमत कम हुआ है, मतलब आप ये तो नहीं है कि सरकार 240 और 99 में आप फ़र्क नहीं समझते हैं, 1-2.5 गुना है, उसके बावजूद भी किस प्रकार से एक फेक नैरेटिव OpenAI की तरफ से ये खुलासा हुआ है कि ChatGPT वालों ने रिवील किया कि किस प्रकार से फॉरेन फंडिंग लाकर पूरा फेक नैरेटिव, संविधान की हत्या हो गई है या अयोध्या या हिंदू धर्म को बदनाम किया गया है। एक तरफ आप हिंदू धर्म में जातिवाद डालो, दूसरी तरफ आप वोट जिहाद की बात करो। एक तरफ अयोध्या हारे नहीं हैं, हम अयोध्या जीते हैं, फैजाबाद हारे हैं, जानबूझ के अयोध्या हार गए, हिंदू हार गए। इस प्रकार से हिंदुओं के मन के अंदर हीन भावना और उनको बंटवारे की राजनीति के तुष्टीकरण में झोंकने का प्रयास ये जो फेक नैरेटिव कर रहा है विपक्ष, और ये करता आ रहा है। क्या हम कांग्रेस की हकीकत को हम जानते नहीं हैं? 2008 में इन्होंने जो MOU साइन किया चाइना के साथ, माता जी ने और राहुल गांधी जी ने, किस आधार पे किया? इनका समय था आइसक्रीम के जो चम्मच है ना लकड़ी के, वो भी चाइना से आते थे। आज इनका समय था एक बंदूक की गोली जो फौज के अंदर है ना, वो भी बाहर से इंपोर्ट होती थी। इनका समय था चेचक जैसी बीमारियां हो गई, पोलियो जैसी बीमारी हो गई, तो आपकी दवाइयां नहीं निजात हुई, बाहर से लाके उनको धंधा दिया फार्मा लॉबी को। आज भारत, आज ये नया भारत है, ये NDA का, बीजेपी मोदी जी का भारत है, जहाँ पे अगर कोरोना जैसी महामारी विश्व की हुई तो भारत की वैक्सीन सबसे ज़्यादा विश्वसनीय वैक्सीन 100 देशों में हमने दी, फार्मा लॉबी के मुंह में चपेट मारी है। आज औषधि केंद्र में जाके देखिए, जन औषधि केंद्र में 90% रिबेट पे आपको वही जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हैं जिनका करोड़ों रुपए का ये अपनी रोटियाँ सेकते थे। इनके समय में केवल स्कैम, चाहे DLF का स्कैम हो, चाहे LIC का स्कैम हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे नेशनल हेराल्ड हो, दुनिया भर के स्कैम करके इन लोगों ने अपनी सत्ताएं बनाई, अपनी संपत्ति बनाई। मुझे तो ये बता दें कि मोदी योगी ने कौन सी संपत्ति बनाई, उसके बावजूद पूरा फेक नैरेटिव इकट्ठा कर दिया गया। अकेले बीजेपी के पास उतनी सीटें आई हैं जहाँ पे पूरा घटक दल,
जिनके पीछे जॉर्ज सोरोस लगा हुआ था, जिनके पीछे खालिस्तानी लगा हुआ था, जिनके पीछे चाइना लगा हुआ था, जिनके पीछे भारत को जो नीचे उठाने वाले, कौन भारत को पीछे रखेगा? अगर आज भारत शक्ति के रूप में सामने आ रहा है, न्यूक्लियर एटॉमिक पावर बना रहा है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर रहा है, तो फ्यूचर तो एआई का, एआई में सबसे ज़्यादा हमारे इंडियंस ही वहाँ पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं। आज अगर भारत एक हॉलीवुड की पिक्चर से कम कॉस्ट में चंद्रयान या फिर मंगलयान की आज वो करता है, शौचालय से लेकर हम यहाँ तक की इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यूएसए और चाइना जैसी जो भारत को दबाने का प्रयास है, अपनी शक्ति को खंडित कर, उनकी कम होती का वो देख के भारत में जो एंटी मोदी, एंटी नैरेटिव का जो प्रयास करने का वो उनका प्रयास था, उसके बाद भी 240 का आंकड़ा सराहनीय है। 1977 में इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी के बाद 154 सीटें लाई थी। कांग्रेस की ये तीसरी बड़ी हार है कि इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जी फिर 154 ले आई थी। ये 3 साल तक लगातार 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए हैं और ये विश्व के एकमात्र प्रधानमंत्री नेता हैं जो तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, वो भी इतने एंटी जो इनके एनर्जीज लगी हैं, जो इनको पीछे इनको बदनाम करने के लिए लगी हैं। कोरोना जैसी महामारी आई है, युद्ध का कालखंड चल रहा है, बीच में रिसेशन आई है, महंगाई के बाद भी इस तरीके से वॉर के जोन में भी ये पहला एक प्रधानमंत्री है जो इतनी ज़्यादा विषमताओं के बीच में, इतने ज़्यादा दुश्मनों के बीच में एक सक्सेस के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं देश की जनता से आग्रह करती हूँ, अयोध्या हार गई है, हिंदू बट गया है, हिंदू को बांटने का प्रयास किया जा रहा है जातिवाद के नाम पर। हिंदुओं से मेरा रिक्वेस्ट है, ना तो आप हिंदुओं को गाली दो और हिंदुओं को और अयोध्या के हिंदुओं को उनको मान दो, सम्मान दो। वो चाहते हैं कि आप अयोध्या ना जाएं और अयोध्या में, लेकिन मैं हिंदू हूं, मैं दर्शन करने जाऊंगी तो मैं अयोध्या के लोगों को बदनाम कर दो, तो आप फैजाबाद में जाके जिहादियों के हाथ में अपना टूरिस्ट का पैसा दो और उनको मजबूत करो। आंखें खोलो, जाके इन जिहादी मानसिकता, एक तरफ त्रिपुंड लगाकर प्रधानमंत्री मोदी जी शिलान्यास करते हैं राम मंदिर का, दूसरी तरफ ही वोट जिहाद की बात करते हैं। ये आंकड़ा सामने आया 85-95% से 100%, पूरा वोट बैंक का शेयर जो बाइपोलर करके एक तरफा कर दिया गया है, ये उसका नतीजे के बाद भी अगर हम 240 लेकर आए हैं तो ये हमारी जीत है। आज ये सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है जिसके अंदर 72 से ऊपर हमारे मंत्री हैं और उसमें से 61 जो हैं वो बीजेपी के हैं, 11 एनडीए के हैं। और सशक्त मंत्रिमंडल के साथ मैं भारत का बहुत उज्जवल भविष्य देख रही हूँ और देश की जनता से आग्रह कर रही हूँ, ये जो फॉरेन फेक नैरेटिव एस्टैब्लिश किया जा रहा है, 15 लाख के लिए कोई लाइन नहीं लगी है, लेकिन 85-100 के लिए कांग्रेस के ऑफिसों में लाइन लग गई है, तो पता चल जाएगा कौन सच है, कौन झूठा और कौन कितना विश्वास का पात्र है। विपक्ष वाले ये भी कह रहे हैं कि ज़्यादा दिन तक सरकार नहीं चलेगी, कुछ तो है गड़बड़, अभी भी वही चल रहा है। देखो, नीतीश जी को कैसे बोलते थे कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। नीतीश जी का हाथ पकड़ के इंडी गठबंधन के कन्वेयर बनाते बनाते उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। नीतीश जी ने सेंट्रल हॉल से बता दिया है कि उनकी कन्विक्शन और उनका जो ट्रस्ट फैक्टर है किसके साथ है। देखिए, उनकी पार्टी की जो विचारधारा और बीजेपी पार्टी की विचारधारा, उनके जो वोटर्स हैं उसकी विचारधारा एक ही है। नीतीश जी जान चुके हैं कि अल्टा पल्टी में मेरा घर का कौन, मेरी विचारधारा का कौन है, ये उनको अनुभव हो चुका है। दूसरी तरफ है नायडू साहब ने आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह ले लिया। पूर्ण रूप से भाजपा, इतना होने के बाद भी बहुत शांति से उन सबको केवल अपने राज्य से मतलब है। नीतीश जी को बिहार से मतलब है, नायडू साहब को आंध्र से मतलब है और सेंटर को देश से मतलब है। इसीलिए आप देखेंगे कि 72 मंत्रिमंडल में 61 जो हैं वो भाजपा के ही हैं, सारे रिपीट हुए हैं। चाहे अमित शाह हो, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, चाहे निर्मला सीतारमण हो, चाहे अश्विनी वैष्णव हो, चाहे जयशंकर हो, पूरा मंत्रिमंडल जिसने अच्छा काम किया है, जिसकी पकड़ है अपने मंत्रिमंडल में, जिसने उसी प्रोग्रेस को आगे ले जाते हुए आज इनके समय में आज हम अत्याधुनिक आधार के निर्माता, आत्मनिर्भर भारत बन चुका है। जहां हम इंपोर्ट करते थे, आज हम हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो पनडुब्बियां हो। आज न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक पावर में हम सर्वश्रेष्ठ हो चुके हैं। आज नासा और इसरो का गठबंधन हो चुका है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मैंने बताया, ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल इंडस्ट्री, स्किल इंडिया, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम, ओवरऑल आप देखें डिजिटल इंडिया, यूपीआई ट्रांजैक्शन, इनके समय टेक्नोलॉजी हम हायर करते थे, आज भारत की टेक्नोलॉजी बाहर के देश मांग रहे हैं। तो ये देश जानता है कि इस समय जो इनफैक्ट अगर आप मुझसे बोलेंगे 303 से भी ज़्यादा ये जो सरकार है ये पहले से ज़्यादा मजबूत है 2024, और इसलिए वो 2047 के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन विपक्ष वाले ये भी तो कह रहे हैं कि एनडीए का जो मंत्रिमंडल है, यानी कि जो घटक दल के मंत्री लोग हैं, उनको सिर्फ झुंझुना पकड़ा दिया गया है, बहला फुसलाकर छोटी छोटी मंत्रालय दे दिया गया है। बाकी के जो बढ़िया और मतलब अच्छे मंत्रालय हैं सब बीजेपी वालों के पास हैं। उनको बहुत चिंता है झुंझुनों की, क्योंकि ये कांग्रेसी है जिसको विश्वास का पात्र एक टाइम पे आई कि गुजराल की सरकार, चंद्रशेखर की सरकार और जो हमारे जयंत चौधरी जी के जो पिताजी थे, उनकी सरकार इन्होंने विश्वास देके गिराई। और यूपीए जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी गठबंधन की सरकार चलाई है, और मोदी जी का जो एक राजनीतिक जर्नी है, 3 टर्म उन्होंने 13 साल गुजरात के सीएम के तौर पे, और आज विश्व पटल पे अगर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नेता हैं, किस प्रकार भारत की शक्ति की छाप विश्व पटल पे, चाहे G20 की अध्यक्षता हो, चाहे मध्यस्थता करनी हो वॉर जोन में, चाहे सेफ जोन में हमारे नागरिक जो वॉर जोन में फंसे हुए छात्र उनको लेके आना हो, चाहे फांसी की सजा चढ़े हुए हमारे सेना के जवानों को फांसी से वापस करके कतर से सेफ जोन में यहाँ लेना हो, चाहे विंग कमांडर अभिनंदन को बाइज्जत पाकिस्तान को वापस करना हो। पाकिस्तान आटे आटे को मोहताज है, जहाँ पे एक तरफ तिरंगा पाकिस्तान का झंडा कश्मीर में लहराता था, आज मैंडेट देखिए कश्मीर 1996 के बाद बारामूला जैसी जगह में जो अलगाववाद से पूरी तरह पीड़ित था, वहाँ पे मैक्सिमम वोट बैंक हुआ। आर्टिकल 370 हटाना, G20 की वहाँ करना, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर करा रहा है कि हमको भारत के अंदर विलय होना है। तो इस तरीके का जो देश को ताकत देना और देश के जो बॉर्डर्स हैं, और जो इन्होंने पाकिस्तान को ज़मीन दे दी है, चाइना को ज़मीन दे दी, आज वहाँ से भी आवाज़ें आ रही हैं कि हमको भारत जैसे सशक्त देश में होना है। और शपथ ग्रहण समारोह ने भी देखा किस प्रकार से जो हमारे बॉर्डर के जो कंट्रीज़ हैं, चाहे बांग्लादेश है, नेपाल है, मालदीव्स है, इन लोगों को सबके साथ समझौता करते हुए बांग्लादेश जैसी देश में भी इन्वेस्ट करके उनको भी मजबूत करना और अपने बॉर्डर को भी मजबूत करना। तो भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है, उसके बाद भी अगर ये झुंझुने की बात करते हैं, तो अगर उनको झुंझुना भी मिल रहा है तो वो खुश होकर ले रहे हैं, इनके पेट में कोई तकलीफ हो रही है। अखिलेश यादव को अल्पसंख्यक और पिछड़ा और दलित का मसीहा बताया जा रहा है, मानती हैं इस बात को? मैं तो नहीं मानती, क्योंकि अति पिछड़ा जाति के लिए जितना काम मोदी जी के कार्यकाल में श्रमिकों के लिए हुआ है वो बहुत ही सराहनीय है। अखिलेश यादव पीडीए को या जातिवाद में, मैंने क्या बोला, फेक नैरेटिव के साथ हिंदुओं को जातिवाद में बांटो और उसके बाद वोट जिहाद के साथ मुसलमान वोट को एक तरफ करो, ये इनकी रणनीति रही है। लेकिन इस हार को मैं सिर्फ इतना आंकती हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स थे वो इतने ज़्यादा डिजर्विंग नहीं थे, और सारा दारोमदार मोदी जी और योगी जी के कंधों पे डाल दिया गया। लेकिन अभी मिड टर्म इलेक्शंस आएंगे, अखिलेश यादव जी को आईना 101% देखा जाएगा। मेरे को नहीं लगता, क्योंकि ये अखिलेश यादव अगर सत्ता में रहे हैं तो ये भी इतिहास गवाह है कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़कर जय श्री राम कैसे हिंदुओं को ऊपर आतंक किया। ये भी गवाह है किस प्रकार से अतीक अहमद और अंसारी जैसे जो माफिया हैं, माफिया गैंगों के साथ सपोर्ट करके जो यूपी था वो सबसे बड़ा क्राइम स्टेट था। अभी मैं आज रिपोर्ट आई है कि बीजेपी के कार्यकर्ता को दिन दहाड़े, सपा की सरकार अभी आई नहीं है तो मार दिया गया। तो किस प्रकार यूपी इनके शासनकाल में एक प्रकार से क्राइम स्टेट बन चुकी थी। वहाँ पे गुंडागर्दी, महिलाओं के साथ शोषण और इस तरीके की चोरी की घटनाएं, रात में बच्चे उठा लेके अगवाई करना और उनके लिए उनके अगेंस्ट फिरौतियाँ मांगना। तो उस शासन से कहीं ना कहीं योगी जी ने आज़ादी दिलाई। आज उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आई है, जिस प्रकार से सारी की सारी इंडस्ट्रीज योगी जी वहाँ पे डालकर, और अगर आज बनारस का कॉरिडोर बना है या अयोध्या का कॉरिडोर बना है, जो 360 डिग्री का विकास हुआ, उसके साथ जो रोजगार का निर्माण हुआ है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, कहीं ना कहीं यूपी के जो लोग हैं उनको यूपी में ही बिना पलायन करके वहाँ पे रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। और आने वाले समय में और प्रोजेक्ट्स आएंगे। मुझे लगता है जनता जागरूक होएगी और इस तरीके से जो जातिवाद का नैरेटिव है उसके अंदर बट के देश को कमज़ोर करने का प्रयास नहीं करेगी। लेकिन जब इन पे कहते हैं कि जातिवाद का राजनीति कर रहे हैं, तो वो भी कहते हैं कि ये धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान को धर्म की राजनीति के तहत देश का बंटवारा किया किसने था? क्या उस समय बीजेपी की सरकार थी? क्या जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ बीजेपी के कितने कार्यकर्ता गए थे? या मोदी जी थे, उधर से मोहन भागवत जी थे आरएसएस के चीफ, और उसके बाद पूरा संत समाज था, पूरे अलग अलग उसके समाज के रोज थे। वहाँ के जो श्रमिक हैं जिन्होंने बनाया था उनके ऊपर मोदी जी ने फूल वर्षा करी थी। किस प्रकार से हर वर्ग को वहाँ पे बुलाया गया था। और दूसरी तरफ ये वोट जिहाद की बात करते हैं और ये बोलते हैं कि हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इनके अलायंस बोलते हैं कि सनातन का उन्मूलन करो, ये बोलते हैं हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इनके स्वामी
प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हैं, ये बोलते हैं हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ये जनेऊ पहन के घूमते हैं, हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ये सिखों के ऊपर आतंक करते हैं, टायर जला गले में डाल के सिख समाज को 1984 में जो इन्होंने त्राहिमाम किया, ये आज भूल गए हैं कि खालिस्तान को जन्म देने वाले ये लोग ये धर्म की राजनीति की बात करते हैं। माइनॉरिटी केवल क्या मुसलमान है, क्या सिख समाज, पारसी समाज, ईसाई समाज और धर्म का जैन समाज वो माइनॉरिटी नहीं है? वो तो सामने आते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि एक समाज को इन्होंने वक्त वक्त की प्रॉपर्टी दी, यही धर्म की राजनीति की बात करते हैं कि देश की मैक्सिमम प्रॉपर्टी इन्होंने ऐसे मतलब चंदे के जैसे कि भीख में कह लो दान के रूप में आपने इतनी मेजर प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को देनी, और उसी वक्फ बोर्ड में इनके जो मौलाना हैं सब उसको आगे बेच के पैसे और संपत्ति बना रहे हैं। ये धर्म की राजनीति की बात करते हैं। लव जिहाद करके ये ये कहते हैं कि ये बीजेपी धर्म राजनीति कर रही है। वो लैंड जिहाद करके ये बात करते हैं कि ये धर्म की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। धर्म के नाम पे, मुस्लिम और हिंदुओं को बांटने के नाम पे कौन राजनीति अपने अंदर धर्म डाल रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, राजनीति धर्म से चलती है, धर्म राजनीति से नहीं चलता। इसलिए ये चीज़ ज़रूरी, और धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं है। धारयति च धर्म, सनातन संस्कृति का अर्थ है सना मतलब निरंतर, तन का मतलब है वर्तमान। जो निरंतर वर्तमान सनातन संस्कृति आपको जीवन जीने के सिद्धांत को सिखाती है। धर्म वही है, बाकी सब पंथ है। पंथ और धर्म को बांटने का ये लोग राजनीति करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने केवल एक वोट बैंक को साधने के लिए देश को इस गंध में डाला है तुष्टीकरण के नाते। नाम बता दें। डॉक्टर नीति शर्मा। कहाँ रहती हैं? दिल्ली में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।